बंगाल में मचे बवाल पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी दंगे की भविष्यवाणी करती हैं? क्या ममता बनर्जी पहले बता देती हैं कि बंगाल में कब हिंसा होने वाली है? ममता बनर्जी पर ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने रामनवमी के बाद अब हनुमान जयंती पर हिंसा का अंदेशा जता दिया है। पश्चिम बंगाल में नफरत की सियासत जारी है। पहले रामनवमी के मौके पर जुलूस में हिंसा भड़की और अब 2 दिन बाद होने वाली हनुमान जयंती पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद सूबे की सीएम ममता बनर्जी भरी सभा में बोल रही हैं। আর একটা দিন আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে সতর্ক করব, 6 তারিখটাও মনে রাখবেন আমাদের ছেলে মেয়েরাও। 6 তারিখটা আমরা বজরংবলীকে সবাই সম্মান করি, কিন্তু ওরা যেন দাঙ্গার নামে আবার কোনো প্ল্যান করতে না পারে। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद सवाल उठते हैं कि क्या दीदी हिंसा की भविष्यवाणी करती हैं? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने रामनवमी को लेकर भी ऐसी ही भविष्यवाणी की थी। আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না, কিন্তু মনে রাখো মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। वहीं बंगाल में रामनवमी पर हिंसा के बाद सियासत भी जारी है। ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया है। ममता ने कहा कि सेंट्रल फोर्स 5 स्टार होटल में ठहरी और बीजेपी के साथ मीटिंग कर चली गई। वहीं बीजेपी ने ममता पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। वहीं दीदी ने दंगे के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। पश्चिम बंगाल में जहां रामनवमी की हिंसा के बाद तनाव अभी भी जारी है, मामले पर सियासत भी थम नहीं रही है। ममता और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस बीच दीदी ने एक विवादित बयान दिया। ममता बनर्जी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ही नहीं बल्कि अब केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भी गंभीर आरोप लगा दिया है। बंगाल में हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यहां सेंट्रल फोर्स आई, 5 स्टार होटल में ठहरी, बीजेपी वालों के साथ मीटिंग की और फिर वापस लौट गई। ममता ने और क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। 160টা সেন্ট্রাল টিম পাঠিয়েছে, বাংলায় এসছে, 5 স্টার হোটেলে থেকেছে, ভালো মন্দ খেয়েছে, দাঙ্গা বাঁধিয়েছে, বিজেপির ঘরে গিয়ে মিটিং করেছে, বাড়ি ফিরে গেছে। ममता ने बीजेपी को दंगा भड़काने वाली पार्टी बताया और लोगों से अपील की कि 2024 चुनाव में बीजेपी का समर्थन ना करें। लेकिन चिंता की बात यह भी है कि पश्चिम बंगाल के हुगली में हिंसा नहीं थम रही है और अभी भी तनावपूर्ण माहौल वहां पर बना हुआ है। रिसड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पर पथराव के बाद से इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और साथ ही अगले 2 दिनों तक इंटरनेट भी बंद है। पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित हुगली में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार देर शाम एक बार फिर उपद्रवियों ने एक ट्रेन को निशाना बनाया। उपद्रवियों ने रिश्ता स्टेशन के पास एक ट्रेन पर पत्थरबाजी की। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। उपद्रव को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पथराव की वजह से 2 घंटे के लिए हावड़ा वर्धमान रूट बाधित रहा। हालांकि अब रूट को बहाल कर दिया गया है। रिश्रा में कुछ इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है, जबकि इंटरनेट सर्विस को अगले 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। और बाबा बागेश्वर के साईं बाबा के बयान के खिलाफ मुंबई में बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा के खिलाफ विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि साईं बाबा कोई भगवान नहीं है। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत उद्धव बालासाहब ठाकरे की युवा सेना की तरफ से दी गई। बागेश्वर बाबा ने शिरडी साईं बाबा के खिलाफ विवादित बयान दिया था। बयान के सामने आने के बाद उद्धव बालासाहेब ठाकरे की युवा सेना के लोगों ने मुंबई में बांद्रा पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी है। साथ ही बागेश्वर बाबा पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की गई। युवा सेना के लोगों ने कहा कि बागेश्वर बाबा शिरडी साईं बाबा के भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको बता दें, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ दिन पहले साईं बाबा को लेकर बड़ा बयान दिया था।
धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि साईं बाबा कोई भगवान नहीं है। उन्होंने कहा था कि साईं बाबा संत और फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। बागेश्वर बाबा ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। बढ़ेंगे आगे और अब खबर अतीक अहमद से जुड़ी। अतीक अहमद की जेल बदलने की तैयारी की जा रही है। साबरमती जेल से माफिया अतीक अहमद को तिहाड़ जेल भेजने की तैयारी हो रही है और तिहाड़ जेल में माफिया अतीक को ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस माफिया अतीक अहमद की जेल बदलने की तैयारी में लग गई है। अतीक अहमद को साबरमती जेल से निकालकर तिहाड़ जेल शिफ्ट करने के लिए यूपी पुलिस का प्लान तैयार है। अतीक की शिफ्टिंग के लिए यूपी पुलिस जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करेगी। पुलिस को यकीन है अतीक अहमद साबरमती जेल में रहकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। इसलिए पुलिस की अर्जी में कहा गया है कि अतीक जेल में रहकर फोन के जरिए आपराधिक घटनाओं की साजिश रच रहा है और उसने साबरमती जेल से ही उमेश पाल की हत्या की साजिश रची थी, जिसके पुलिस के पास पुख्ता सबूत भी मौजूद हैं। 24 फरवरी को अतीक के गुर्गों ने उमेश पाल की हत्या कर दी थी, जिसमें कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है। वहीं इस मामले में अतीक का बेटा और उसकी पत्नी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उमेश पाल और अतीक अहमद की दुश्मनी 18 साल पुरानी थी। उमेश पाल राजू पाल की हत्या का मुख्य गवाह था, जिस वजह से 2006 में उसका अपहरण किया गया था। इस केस में हाल ही में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों की रिहाई को लेकर सीजेएम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। अतीक की पत्नी शाइस्ता ने याचिका दाखिल कर नाबालिग बेटों की रिहाई की गुहार लगाई है। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के बेटों की रिहाई को लेकर आज सुनवाई होनी है। ये सुनवाई सीजेएम कोर्ट में की जाएगी। बता दें कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने नाबालिग बेटों को लेकर याचिका दायर की है। वहीं अब अतीक की बहन आयशा नूरी पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। पुलिस और एसटीएफ को आयशा नूरी के खिलाफ फरार शूटरों की मदद को लेकर अहम सबूत मिले हैं। जानकारी के मुताबिक सारे सबूतों को इकट्ठा कर जल्द ही पुलिस आयशा नूरी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। इससे पहले एसटीएफ ने अतीक अहमद के बहनोई अखलाक अहमद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 2005 में बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल के शूटरों को अखलाक ने फंडिंग की थी। उमेश पाल की हत्या में माफिया अतीक अहमद के बहनोई अखलाक अहमद की अहम भूमिका थी। शाइस्ता की तरफ से दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया है कि उनके दोनों नाबालिग बेटों को अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में अतीक के दोनों बेटों को राजरूपपुर में बाल सुधार गृह में रखा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार अडानी और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि अडानी की शेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसके हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता उनके समर्थन में भी आ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज करते हुए सवाल किया कि अडानी की शेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसके हैं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि क्या आप न्यायपालिका पर दबाव बना रहे हैं, तो इस पर पलटवार करते हुए राहुल ने कहा कि हर बार आप वही बात क्यों कर रहे हैं जो बीजेपी कह रही है। सर, बीजेपी इस saying कि आप लोग जुडिशरी पे प्रेशराइज कर रहे हैं। Why do you always say what BJP is saying? Every time you say what BJP is saying. But BJP is claiming fraud. There's a very simple thing. ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी हैं, किसके हैं? कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने न्यायपालिका पर दबाव लगाने वाले आरोप पर बीजेपी पर हमला बोला। चीन ने भारत के खिलाफ एक और साजिश की है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के लिए नामों की तीसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें चीन ने 11 जगहों को शामिल किया है, जिस पर भारत ये साफ कर चुका है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। लेकिन लगता है कि ड्रैगन को ये बात समझ में नहीं आती। चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को लेकर चालबाजी दिखाई है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदले और चीन की इस कार्रवाई पर विदेश मंत्रालय ने ऐतराज जताते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ये पहली बार नहीं है जब चीन की ओर से इस तरह की कोशिश की गई। हम इस कोशिश को सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। नाम बदलने की कोशिश से वास्तविकता नहीं बदलेगी। दरअसल चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम जारी किए हैं।
इन 11 जगहों में 2 भूमि क्षेत्र, 2 रिहायशी इलाके, 5 पर्वतीय चोटियां और 2 नदियां शामिल हैं। चीन सरकार के प्रांतीय परिषद ने तिब्बत के दक्षिणी हिस्से को जंगनन का नाम दिया है। चीन की तरफ से ये नामों की तीसरी लिस्ट है। इससे पहले 2017 में अरुणाचल प्रदेश की 6 जगहों के नामों की पहली लिस्ट जारी की गई थी। इसके बाद 2021 में चीन ने अरुणाचल के 15 जगहों की दूसरी लिस्ट जारी की थी। और अब बात कोरोना की। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3038 नए केस सामने आए और वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली और महाराष्ट्र में भी कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के भीतर देश में 3038 नए मामले सामने आए, वहीं 2069 ठीक लोग भी हुए। सोमवार को कोविड संक्रमण के 3641 नए केस सामने आए थे, जो कि पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंच गई है। पिछले कुछ महीने से पूरी दुनिया में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान में कई राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, मगर अभी तक जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें चिंता की बात नहीं है। इसमें जो कोविड है इसकी सीवियरिटी ज़्यादा नहीं है। जांच में सामने आया है कि नए मामले के पीछे ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट XBB.1.6 जिम्मेदार है। हालांकि राहत की बात यह है कि ज्यादातर केस माइल्ड हैं और रोगी घर पर ही आसानी से ठीक हो जा रहे हैं। केंद्र ने अपनी हालिया एडवाइजरी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में तेजी लाने को कहा है। दिल्ली पुलिस को सबसे बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फरार गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को मैक्सिको के पास से पकड़ा है। पुलिस ने दीपक बॉक्सर को FBI की मदद से हिरासत में लिया और अब भारत लाने की तैयारी की जा रही है। गैंगस्टर्स पर दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने FBI की मदद से गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को मैक्सिको के पास से हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस ने देश से बाहर जाकर पहली बार किसी गैंगस्टर को पकड़ा है और जल्द ही बॉक्सर को भारत लाया जा सकता है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बॉक्सर सिविल लाइंस इलाके में हुई बिल्डर अमित गुप्ता की हत्या के बाद से फरार चल रहा था और दिल्ली पुलिस लगातार उसकी तलाश में लगी हुई थी। दिल्ली NCR का टॉप गैंगस्टर दीपक बॉक्सर रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद से गोगी गिरोह की कमान संभाल रहा था और लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर दीपक बॉक्सर ने मुरादाबाद से रवि अंटिल के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया था और कोलकाता से फ्लाइट पकड़कर 29 जनवरी 2023 को मैक्सिको फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने FBI की मदद से मैक्सिको में हिरासत में ले लिया है और भारत लाने की तैयारी की जा रही है। नालंदा के बिहार शरीफ में फिलहाल माहौल शांत है। आज यहां सद्भावना मार्च निकाला गया और इस मार्च में कई बड़े अधिकारी और नेता शामिल हुए और लोगों से शांति बहाल करने की अपील की। नालंदा के बिहार शरीफ में तनाव के 4 दिन बाद आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए शहर में सद्भावना मार्च निकाला गया। इस मार्च के जरिए शांति, प्रेम और भाईचारे का माहौल बनाए रखने का संदेश दिया गया। इस सद्भावना मार्च में बिहार के ग्रामीण मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार समेत विभिन्न राजनीतिक दलों और विभिन्न धर्मों के लोग शामिल हुए। सद्भावना मार्च में DM शशांक शुभांकर भी शामिल रहे। इस दौरान लोगों से शांति व्यवस्था बहाल करने की लोगों से अपील की गई। देखिए, पूरी कोशिश हमारी पहले दिन से है कि अमन चैन वापस आए और अभी समाज की ओर से पहल की गई है सद्भावना यात्रा की। इसके माध्यम से संदेश दिया गया है कि जैसे हम लोग पहले रह रहे थे वैसे ही रहें, अफवाहों में यकीन ना करें, शांति बनाए रखें। यही प्रयास है हमारा और लगातार साथ साथ हम लोग कांडों में अनुसंधान कर रहे हैं, छापामारी कर रहे हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी और जेडीयू के बीच वार पलटवार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम नीतीश के PM मटीरियल को लेकर प्रहार किया है। शाह के बयान के अगले दिन ही इफ्तार के बहाने लाल किला जैसा मंच बनाकर बीजेपी को जवाब दिया गया। बिहार की राजनीति में जेडीयू प्रदेश कार्यालय के बाहर सड़कों पर होर्डिंग लगाए गए। जेडीयू प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर एक बड़ा पोस्टर जेडीयू MLC खालिद अनवर की ओर से लगाया गया है। पोस्टर में लाल किला और उसके पास सीएम नीतीश की बड़ी सी तस्वीर है और पोस्टर पर लिखा गया है कि हम बिहार वाले हैं, हर कदम आपके साथ हैं, देश को आपका इंतजार है। जेडीयू नेताओं की ओर से एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को
पीएम के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इस वक्त जेडीयू दफ्तर के ठीक बाहर मेरी मौजूदगी है। सामने जेडीयू प्रदेश कार्यालय है और ठीक प्रदेश कार्यालय के गेट पे एक पोस्टर लगाया गया है जो कि जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर की ओर से लगाया गया है। इस पोस्टर में लाल किला की तस्वीर बनाई गई है, साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बड़ी सी तस्वीर है और इस पोस्टर पर लिखा गया है कि हम बिहार वाले हर कदम आपके साथ हैं, देश को आपका इंतजार है, रमजान मुबारक।